82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि मैं प्रिविलेज हूं कि आज देश में दो संस्थाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सभाओं के जो चेयरपर्सन हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक देश है उसकी दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। हरबंस जी, आपका भी स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और हमारा लंबा अनुभव है इन दोनों का राजस्थान की विधानसभा में कंट्रीब्यूट करने का। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान वो प्रदेश है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस राजस्थान के प्रदेश में संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने का काम हमने बहुत ऐतिहासिक ढंग से किया है। हमें खुशी है इस बात की कि इस प्रांत में मोहनलाल जी सुखाड़िया हो या भैरव सिंह जी शेखावत हो या प्रदेश में जो हमारे सभापति के पैनल में जैसे रामनिवास जी मिर्जा 10 साल तक स्पीकर रहे और बाद में राज्यसभा के उपसभापति भी रहे, ऐसे व्यक्तियों ने अच्छी संसदीय परंपराओं को यहाँ पर स्थापित किया। उस दृष्टि से आज अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। मान्यवर, ये 75वां साल है अमृत महोत्सव का और 75 साल में हम 2 दिन के हमारे डेलिब्रेशन में जो हमारे पीठासीन अधिकारियों का मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, पर मैं मोटे तौर पर आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इनकी भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वो विधायिका की है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं विधानमंडल में और लोकसभा में, और जिनका बहुमत होता है वो नीति बनाकर प्रदेश और देश के नीति निर्माण करने का काम करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। हमें मान्यवर 75 साल बाद ये नए ढंग से रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जनता जो अपेक्षित करके जनप्रतिनिधि को चुनती है उस विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है। इस देश में लोग अपेक्षा करते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी स्क्रूटनी ठीक ढंग से हो, वॉचडॉग की भूमिका हम ठीक ढंग से निभाएं, तब देश तेज गति से आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि देश आगे नहीं बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा है, पर स्क्रूटनी करने का काम विधायिका में हो सकता है, संसद में हो सकता है। पर यदि विधायिका ही कम समय पर अपना सिटिंग करे तो हम एग्जीक्यूटिव की जो निर्णय है उनका स्क्रूटनी करने का काम हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। आज आईटी का जमाना आ गया है। नए जमाने पे हमने लोगों को ये अधिकार दिया है, अलग अलग प्रदेशों ने पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के माध्यम से हम जनता को अकाउंटेबल बना रहे हैं कि सरकार में काम करने वाले अधिकारी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, कोई कंप्लेंट है तो पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। वो अकाउंटेबली करने के लिए संसद में हम चर्चा नहीं करें, विधानसभा में हम चर्चा नहीं करें तो फिर संसद और विधानसभाएं इररिलेवेंट हो जाएगी। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि हम किस तरह से इस देश में अगले शताब्दी में इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये आईटी आने के बाद हमारी भूमिका का हम ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें। हमारे जो नियम और कानून है वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। आज यदि एक सामान्य नागरिक पोर्टेबल के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल कर सकता है तो चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार की नीतियों के बारे में अकाउंटेबल करने के लिए हमें नीतियों में और उसमें कानून में प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने ट्रेडिशनल तरीका बना रखा है कि 1 घंटा क्वेश्चन आवर होगा, एडजॉर्नमेंट मोशन होगा, कॉल अटेंशन मोशन होगा, और जो कानून बनाने की प्रक्रिया मान्यवर उसमें मुझे कम बोले तो ये अच्छा है। कानून में कितने लोग भाग लेते हैं, कानून की किस तरह की व्याख्या होती है, कितनी सेलेक्ट कमेटी में जाते हैं, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो हमें बड़े अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव की, अन्यथा मुझे अन्यथा न ले। वी आर गवर्न बाई एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप। एग्जीक्यूटिव निर्णय करे, उसका स्क्रूटनी ढंग से विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र में जिस तीव्र गति से विकास कर रहे हैं उनकी नीतियां में कमी और खामी है, उसको हम ठीक ढंग से प्रतिपादित नहीं कर सकते। यहाँ भूमिका प्रतिपक्ष की होती है और सरकार की होती है और हम सब अकाउंटेबल है जनता के प्रति। इसलिए ये आज आवश्यक है कि इन संबंध में हम नए सिरे से चर्चा करें। मैं चाहता हूं कि हम कानून में संशोधन करें
कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डेज बढ़ाएं जिससे एग्जीक्यूटिव के स्क्रूटनी हो सके निर्णय करने का। यह भी एक मोटा प्रश्न है। यह भी एक मोटा प्रश्न आज देश में आ गया है कि स्वायत्तता के संबंध में हम क्या निर्णय करें। आज भी विधानसभा के विधानमंडलों के लोगों की अपेक्षा है कि हम वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में कुछ चर्चा करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय संबंध में कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता तो करनी चाहिए। इस देश में हमने फाइनेंस कमीशन बनाया। फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन करता है वित्तीय संसाधनों का। जब हमने 73 और 74 अमेंडमेंट किया तो हमने फाइनेंस कमीशन में अमेंडमेंट किया कि पंचायत राज को जो डिवोल्यूशन करने का वो काम भी फाइनेंस कमीशन करेगा। जम्मू कश्मीर को हमने ढंग से जब अलग अलग ऑटोनोमस काउंसिल बनाया तो फाइनेंस कमेटी को हमने एक काम दिया है कि वो किस तरह से उनको डिवोल्यूशन करे फाइनेंस कमीशन का। यदि वित्तीय स्वायत्तता हम विधानमंडलों को देते हैं तो मैं समझता हूं कि विधानमंडलों का काम करने का तरीका और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बनेगा। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे आज बहुत प्रसन्नता मान्यवर, क्योंकि मुझे खुशी है कि आप विधानसभा के सदस्य रहे। मान्यवर, मुझे इसी भी खुशी है आप संसद के सदस्य रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप भारत सरकार में मंत्री रहे। मुझे ये भी खुशी है कि आप राज्यपाल रहे और आप भारत के आज उपराष्ट्रपति हैं। तो मान्यवर, मैं क्या आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं करा सकता कि आर्टिकल 211 क्या है, आर्टिकल 212 क्या है, आउटरीच कैसे हो रही जुडिशरी की, किस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि 75 साल बाद जुडिशरी ने जो निर्णय किए हैं उन निर्णयों के बारे में हमारा जो ओवररीच है एग्जीक्यूटिव का, हमारा ओवररीच जो विधायिका का है, ऐसे उदाहरण है कहीं जुडिशरी ने ओवररीच किया है, कहीं एग्जीक्यूटिव ने ओवररीच किया है, कहीं विधायिका ने ओवररीच किया है। आज समय आ गया हम उन सब चीजों को दोबारा देखें और किस ढंग से हम इसको बैलेंस को ठीक ढंग से बना सकें, ये काम हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। मान्यवर, ये भी सही है, हमने फाइनेंशियल इनकम कॉन्स्टिट्यूशन में अब हमने निर्णय किया है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया कि सीएजी होगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी समझाया कि फाइनेंस कमीशन होगा। ये इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम प्रभावशाली ढंग से गवर्नेंस करने का काम कर सकते हैं। तो आइए हम नए सिरे से इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से नियम और कानून में परिवर्तन करके जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। और आईटी आने के बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हमारे नियम और प्रक्रिया के जो कानून है उसमें परिवर्तन किया जाए और ये परिवर्तन करने का कोई काम कर सकता है। तो मान्यवर, आप राज्यसभा के सभापति हैं, ओम बिरला जी लोकसभा के हैं। अब हम तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो तो हेल्पलेस हैं। न तो हम हाउस को बुला सकते हैं, न हाउस को हम कंडक्ट कर सकते हैं। हाउस को बुलाने का सरकार का और गवर्नर का, बिजनेस चलाने का बिजनेस एडवाइजर कमेटी का। हमारा काम तो हाउस सुनने के बाद ठीक ढंग से रेफरी हम कि काम ठीक ढंग से हो रहा ठीक करो, नहीं तो रेफरी हो तो किसी को फाउल कर दो, किसी को बाहर कर दो। कोई टीम खेलती है वो कंप्लेन करती है रेफरी ठीक नहीं है, वो भी हमें सुनना पड़ता है। ये हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम स्पीकर तो हैं, हाउस तो चलाते हैं, पर हमारे हाथ में केवल हाउस आने के बाद हमारे पास कोई स्थिति नहीं है। इसलिए विधानसभा पीठासीन अधिकारी इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। कानून कौन बनाता है? कानून विधानसभा बनाती है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। बनाने वाले की चेयर कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर हेल्पलेस है विधानमंडल का, स्पीकर है लोकसभा का, स्पीकर है राज्यसभा का। तो मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र में फिर कौन मजबूत होगा? इसलिए मैं समझता हूं कि आज समय आ गया है आपकी उपस्थिति में एक ऐतिहासिक हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज आएगा कि राजस्थान वो विधानसभा है जिस विधानसभा में वो जो जब दो व्यक्ति जो राजस्थान से चुन के गए थे, जिनको अवसर मिला है सभापति बनने का, राज्यसभा का, लोकसभा का, वो नए सिरे से देश के निर्माण करने में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसको सुधार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत सहृदय हैं। आपने राजस्थान के विधानमंडल के लोगों को बहुत काम दिया है। आपने मकान बनाने की सुविधा दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सुविधा दी, आपने एमएलए के 5 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक क्षण में अमृत महोत्सव है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सबके पीठासीन अधिकारियों की कल भी मांग थी और उनके मन में कल्पना थी कि स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता कैसे दे सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रिविलेज देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान वो स्टेट बने जहां विधानमंडल को जो फाइनेंशियल आप पावर दे रहे हैं, हम एडिशनल पैसा नहीं चाहते हैं, पर मनी को रीअप्रोप्रिएशन करने की जो स्वायत्तता है वो स्वायत्तता विधानसभा के अध्यक्ष और आपका एफए उसको मिलनी चाहिए, जिससे हम बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें। और जितने पीठासीन अधिकारी आए हैं उनको याद रह सके कि हम राजस्थान में गए थे, उस ऐतिहासिक स्थान पर गए थे जहां संसदीय पर्वों का निर्माण हुआ था और अमृत महोत्सव के समय में जयपुर में ये जो अधिवेशन हुआ वो हिस्टोरिकल रूप में याद रखा जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा जब आप भाषण दें
तब हम सब पीठासीन अधिकारियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, अनुभवी मुख्यमंत्री है, 3 बार का मुख्यमंत्री है, संसदीय परंपराओं को जानता है, वो एक नई शुरुआत करेगा कि राजस्थान विधानसभा में वित्तीय जो आपकी स्वीकृति है उसको रीअप्रोप्रिएशन करने का अधिकार है, वो केवल मात्र अध्यक्ष और एफए के माध्यम से चाहते हैं, जिससे अन्य पीठासीन अधिकारी भी अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में प्रेरित कर सके और हम सब मिलकर हमारी जो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है उसको ठीक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से निर्वहन कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सबकी तरफ से एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक सम्मेलन हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा। अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे राज्यसभा के हैं उन दोनों के भी हमारे जो पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के संबंध में उनके जो संदेश मिले हैं मैं उस संदेश को भी पढ़ना चाहता हूं कि हमारी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी भी आए और हम चाहते थे कि एक इस तरह की स्थिति बने कि हम G20 के अंदर जब दुनिया के अंदर अपना नेतृत्व करना चाहते हैं तो दुनिया में G20 में हमारा जो गवर्नेंस करने का 75 ईयर का हमारा अचीवमेंट है, जिसमें दुनिया में ताकतवर देश के भर के उभर रहे हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल में और क्या परिवर्तन किया जा सके उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन उपस्थिति में ज्यादा सार्थक चर्चा होती, लेकिन हमारी जो भावना है वो आप सब उनके सामने रखेंगे और हम आशा करते हैं कि आप संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका भी जो गुडविल है उनका उपयोग लेकर इन सब चीजों को परिवर्तन करने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबकी आज्ञा से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में के राजस्थान विधानसभा जयपुर के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध करने में हमारी विधायी निकायों की भूमिका सराहनीय है। हमारे संविधान में हम भारत के लोग का भाव समाहित है, इसलिए हमारे हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा जुड़ा हुआ महसूस करे। हमने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े। ये संविधान की भी अपेक्षा है और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। संविधान के प्रहरी के रूप में विधायिका को सतत मजबूत करने में हमारे पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम है। समय के साथ बदलते विश्व के अनुरूप देश प्रगति की राह पर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में विधायिका के कामकाज में तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल से लेकर अनेक अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने तथा हमने लगातार ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे जन सामान्य के जीवन में सुखद और सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित हो। इस कड़ी में हमारी विधायिकाएं लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कार्य प्रणाली में आधुनिक बदलावों के साथ देश की प्रगति में और मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। 21वीं सदी के भारत के लोगों की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इस आकांक्षी भारत के अनुरूप हमारी विधायी संस्थाओं से लेकर प्रशासन तक हमारी व्यवस्थाओं को विधि और नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन से ज्यादा गतिशील, उत्तरदायित्व और लक्ष्योन्मुखी होना अनिवार्य है। आज के नए भारत के लिए हमें संस्थाओं को अधिक प्रभावी, कुशल और तकनीकी रूप से अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।